मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी कॉलेज राजनांदगांव से बीए फर्स्ट ईयर भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र से सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर है कोस्टल लैंडस्केप, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार स्थल में पवन, नदी, हिमनद, भूमिगत जल ये सब आदि कारक जो हैं वो कटाव का कार्य करते हैं, निक्षेप का कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, वैसे ही समुद्री तटों पर सागरीय तरंगों, लहरों, सागरीय धारा, ज्वारीय तरंग, सुनामी लहरों जैसे सागरीय कारक के द्वारा अपर्दन का कार्य किया जाता है। परंतु इन सब में सागरीय लहरों का भू आकृतिक कार्य, जिसके अंतर्गत आता है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावी अपर्दन का कारक होती है। लहरें किसे कहते हैं या कैसे उत्पन्न होती हैं? वायु द्वारा सागरीय जल की सतह पर रगड़ या घर्षण के द्वारा लहरें उत्पन्न होती हैं। वायु के प्रभाव से जो सागरीय जल की सम सतह है वह तरंगित हो जाती है और तरंगें, लहरें, धाराएं इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। हम लहरों की संरचना के विषय में अध्ययन कर लेंगे। लहर इस तरह से उठती है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर, इस तरह से। तो ये जो ऊपरी भाग है वो क्रेस्ट या शिखर कहलाता है और ये जो निचला भाग है वो गर्त या द्रोणी कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की जो दूरी है या गर्त से गर्त तक की जो दूरी है वह तरंग की लंबाई होती है। गर्त से शिखर तक की जो दूरी है वो लहर की ऊंचाई बनती है। इस प्रकार से ये लहर की ऊंचाई है और ये लहर की लंबाई है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो कम दूरी पर इस प्रकार से उठती हैं, जिनमें दूरी जो है वो कम देखी जाती है। तो इसकी आवृत्ति जो है वो ऊंची होती है, अर्थात दूरी के साथ आवृत्ति का विपरीत संबंध पाया जाता है। जो जो तरंगे जो है वो लंबाई में छोटी होती है तो उसकी आवृत्ति जो है वो उच्च हो जाती है और ये जो उच्च आवृत्ति वाली तरंगे हैं किनारे में अपर्दित पदार्थों को जो बहाकर ये वापस समुद्र की ओर ले जाती है, अर्थात इस आवृत्ति वाली तरंगों से विनाशात्मक कार्य होता है, रचनात्मक नहीं। जबकि इसी का अपोजिट देखिए कि जब तरंग की लंबाई जो है वो बड़ी होती है, इस प्रकार से इस तरंग की लंबाई के बड़ी होने के कारण आवृत्ति जो है वो निम्न होती है और निम्न आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं वह पदार्थों को किनारे की ओर, तट की ओर जमा करके रखती हैं और उससे रचनात्मक कार्य होता है और बहुत सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन तरंगों के साथ ये आपके नोट्स के लिए तरंगों के जितने स्ट्रक्चर हैं उसको मैंने इसमें रखा हुआ है, आप इसे देखकर नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे एक और चीज जिसको कहा जाता है प्रतोड़न रेखा। प्रतोड़न रेखा जिसको प्लंज लाइन कहा जाता है, यह जो होती है वो सागरीय किनारे से सागरोन्मुख उस दूरी को जहां पर सागरीय लहरें टूटती है
इसको प्रतोड़न रेखा कहते हैं। प्रतोड़न का तोड़न, जहां पर सागरीय लहरें टूटती है या टूट जाती है। इस प्रतोड़न रेखा को हम स्मरण रखेंगे क्योंकि आगे की स्थलाकृतियों में हमको इस भाग पर पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं लहरों के प्रकार। लहरों के प्रकारों में हम देखते हैं सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्वेल। पवन के जो प्रभाव है उससे लहरें जो है वो लगभग 40 से 50 फीट ऊंची लहर जो है वो उठती है। इसको हम स्वेल कहते हैं। सबसे लंबी जो स्वेल है वो 3700 फीट तक की देखी गई है। इसके अलावा है फैच। फैच जो है महासागरीय सतह का वह भाग है जिसके ऊपर पवन बहती है और इसको तरंग के रूप में गति प्रदान करती है। थर्ड वन है सुनामीस। ये लहरें जो है वो सागर की तली वाले हिस्से पर, ये सागरीय भाग है, उसके तली वाले हिस्से पर यदि शैलपात की क्रिया हुई या भूकंप की क्रिया हुई या इस प्रकार से ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो ये लहर जो है वो उठती है। इसकी जो लंबाई है, सुनामीस की जो लंबाई है, ये लगभग 100 मील लंबी और 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। इसके बाद आती है सर्ज। इसको बड़ी या तूफानी लहर भी कहते हैं और ये तटीय भागों में हरिकेन या चक्रवातों के कारण सक्रिय होती है। इसमें जल का जो स्तर है वो लगभग 5 मीटर ऊंचा उठ जाता है। इसके बाद है सैश। ये खाड़ियों, झीलों और सागरों में अचानक कभी जल तल जो है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। ये जल का जो तल है ऊपर की ओर उठने की इसकी पुनरावृत्ति जो है वो होती रहती है, तो ऐसी ऊंची लहरों को सैश कहा जाता है। इसके अलावा है सर्फ। लहर के टूटने की क्रिया को, जैसे ये तट है, इस भाग पर ये लहर जो है वो पहुंचती है, इस भाग पर वो टूटती है और इस प्रकार से बिखरती है, इसको कहा जाता है सर्फ। सर्फ से संबंधित 3 रूप हैं, जिनमें पहला है अवनमन या जिसको प्लंज कहा जाता है। लहर के ऊपरी सिरे जो है वो पहले खड़े होते हैं, मुड़ते हैं और फिर जाकर आगे तट से टकराते हैं। इसको कहा जाता है प्लंज या अवनमन। अवनमन मतलब ऊपर सिर उठाकर इसको नमन करने वाली स्थिति कहलाती है। दूसरा है ब्रेकर या इसको स्वाश भी कहा जाता है। गिरने के बाद लहर का जो जल है वह तेजी से ऊंची समुद्री सतह पर बढ़ता चला जाता है, इसको स्वाश कहते हैं। इसमें गति जो है वो लगातार बनी रहती है स्पीड के साथ। इसके अलावा है बेकवाश, इसको अंडर टो भी कहा जाता है। श्वास के बाद लहर का जल सबसे अधिक तट की ओर बढ़ने लगता है और उसके बाद तटीय ढाल से ये टकराकर तेजी से समुद्र की ओर ये वापस होने लगता है, इसको कहा जाता है बैकवाश या अंडरटो। तरंगों के अलावा, लहरों के अलावा धाराएं भी तटीय दृश्यावली के सृजन में सहायता करती हैं। इनमें हम देखते हैं वेलांचली धारा, जिसको लॉन्ग शोर करेंट कहा जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे
वेलांचली धारा जो है वो सागरीय तट के समांतर चलती है। ये स्थल भाग है और ये जल भाग है। यहाँ से सागरीय तरंगे आ रही हैं इस प्रकार से, और ये तट से टकराकर तट के इस प्रकार से जब समानांतर चलने लगती हैं, ये इस तरह से, इसको कहा जाता है वेलांचली धारा। और ये वेलांचली धारा के द्वारा जितने भी अपरदित पदार्थ हैं उनके परिवहन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद है तरंगिका। तरंगिका जो है प्रतोड़न रेखा के बाद सागरीय लहर का जल जब सर्फ के रूप में तट से टकराता है तो वो 3 भागों में बंट जाता है। देखिए इस तरह से जल आया और तट से टकराया, और पहले हिस्से में ये आप देखेंगे कि क्या बन गया, वेलांचली धारा जो तट के समानांतर चल रहा है। कुछ जल जो है वो अंडरटो, जो समुद्री जल जब वापस जो समुद्र की ओर जा रहा है वो भीतरी भागों से होकर जाता है, और कुछ जल इस प्रकार से ऊपरी भागों से होकर के समुद्र की ओर वापस जाता है। इसको हम तरंगिका कहते हैं। अब देख लेते हैं हम सागरीय तट तथा किनारा। सागरीय तट और किनारा में हम देखते हैं पृष्ठ किनारा। सबसे पहले हम लोग पृष्ठ किनारे का अध्ययन करेंगे, जहां पर सागरीय तरंगे इस प्रकार से ये आगे की ओर सागरीय तरंगे बढ़ती हैं, इस भाग पर पहुंचती हैं। ये भाग जो है वो पृष्ठ भाग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर तरंगों का आना कम होता है और ये जस्ट तट से लगे हुए भाग होते हैं या स्थल भाग से लगे हुए। यहीं पर बहुत सी स्थलाकृतियों के निर्माण के विषय में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा है अग्रिम किनारा, इसको फोरशोर कहा जाता है। पृष्ठ किनारे के बाद ही अग्रिम किनारा आता है, जहां पर सागरीय जल सदैव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई टाइड वाटर देखिए यहाँ पर पहुंचता रहता है। इसके बाद है सुदूर किनारा, इसको ऑफ शोर भी कहा जाता है या इसको बाहरी किनारा भी कहा जाता है, जो ढाल का उथला भाग होता है इस प्रकार से। और यहाँ पर समुद्र का जल चाहे लो टाइड हो, चाहे सामान्य जल हो या हाई टाइड वाटर हो, ये हमेशा जल से आच्छादित होता है। ये सुदूर किनारा कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सागरीय अपर्दन। सागरीय जो अपर्दन है वो उसमें 4 विधियों से वो कार्य करता है। पहला है हाइड्रोलिक एक्शन या जलगति क्रिया। जलगति क्रिया पूरी तरह से यांत्रिक क्रिया है। इसमें जल के अलावा और कोई अन्य चीजें जो है चट्टानों में अपर्दन का कार्य नहीं करती, केवल जल के ही माध्यम से अपर्दन का कार्य होता है। जब चट्टान के जो चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिजों का जमाव है पाया जाता है और इस भाग पर जल जो प्रवाहित होकर आता है और फोर्स के साथ इससे टकराता है, तब जल के दबाव के कारण चट्टानें जो हैं वो डैमेज होने लगती है, विखंडित होने लगती है। इसको जलगति क्रिया कहती है। दूसरा है अपघर्षण क्रिया, एब्रेशन या कोरेजन कहलाती है। अपघर्षण में होता यह है कि जल में उपस्थित जितने भी टूल्स हैं, कंकड़, पत्थर, रेत, जितने भी प्रकार के कण हैं, ये जो सामने चट्टान पाई जाती है उससे जाकर जब ये टकराते हैं तो ये उस चट्टान को खुरसते हुए या घर्षित करते हुए चलते हैं। इसको अपघर्षण कहते हैं। इससे भी चट्टानें जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं, विखंडित होने लगती हैं। इसके अलावा है सन्निघर्षण या एट्रिशन, इसको कहा जाता है। जब जल में जितने जो पदार्थ हैं, जो टूल्स हैं, अपर्दित या अपर्दन की क्रिया
को सक्रिय बनाने में जो अपना योगदान देते हैं, जो टूल्स है, वो आपस में ही जल के प्रभाव से आपस में ही एक दूसरे से टकराने लगते हैं और बारीक कणों में इस प्रकार से टूटने लगते हैं। ये बड़े कण हैं, छोटे कणों में इस प्रकार से आपस में टकराकर छोटे कणों में परिवर्तित होने लगते हैं। तो तब भी सागर को मटेरियल मिलता है अपरदित पदार्थों का। इसको सन्निघर्षण कहा जाता है। फिर आता है घोलन क्रिया के द्वारा, बाय सॉल्यूशन। ये टोटल केमिकल प्रोसेस है। जल सॉल्युबल होता है, अपने आप में घुलन की क्षमता रखता है। और चट्टान जो होती है वो खनिजों का समुच्चय होती है। विभिन्न प्रकार के खनिज जो हैं वो चट्टान में पाए जाते हैं और जब जल के संपर्क में चट्टानें आती हैं तो जितने घुलनशील पदार्थ हैं इसके जो अंदर पाए जाते हैं वो घुल जाते हैं और इस प्रकार से चट्टानें जल्दी डैमेज होने लगती हैं। तो इस प्रकार से इन 4 क्रियाओं के माध्यम से अपर्दन की क्रिया होती है। इस अपर्दन की क्रिया से बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहली स्थलाकृति है तटीय भृगु। इसको कोस्टल क्लिफ भी कहा जाता है। इसको इस डायग्राम से हम समझेंगे। पहले इस चट्टान का जो स्वरूप है इस तरह से कभी रहा होगा। लगातार सागरीय जल के द्वारा इस चट्टान पर प्रहार किया जा रहा होगा, चाहे वो रासायनिक क्रिया हो चाहे वो यांत्रिक क्रिया हो, और उसके माध्यम से लगातार जल के प्रहार से ये चट्टानें जो है वो कटती चली जाती हैं और इस प्रकार से आप देखेंगे एक खांच का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से नोच बनता है और ये ऊपर का जो भाग है वो सागरीय जल के ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है। इसको सी कोस्ट कहते हैं। जो सी कोस्ट है सागरीय तट है और यही चीज जो है वो ऊपर की ओर जो लटकी हुई दिखाई देती है इसको कहा जाता है क्लिफ, कोस्टल क्लिफ। इसके बाद बनती है दूसरी आकृति तटीय कंदरा की। इस चट्टान को आप इमेजिन कर लीजिए, इस प्रकार की मान लीजिए रही होगी और लगातार सागरी जल के द्वारा इस पर प्रहार किया जा रहा होगा। जो कोमल शैलें हैं इस प्रकार से कटती चली गई और इस चट्टान का शेप जो है इस प्रकार से होता चला गया और ये इस तरह से बनता चला गया। तो निचले वाले हिस्से जो हैं वो घर्षित हो गए, अपर्दित हो गए, घर्षण के कारण अपर्दित हो गए और नीचे जो है एक खो या कंदरा का निर्माण या गुफा का जो है वो निर्माण होता है। इसको तटीय कंदरा कहा जाता है। इसी तटीय कंदरा में हम देखते हैं कि लगातार जब जल जो है वो कंदरा या गुफा में प्रवेश करता है और वायु भी समाहित होती है, इस कंदरे के अंदर वायु भरी होती है, तो लगातार जल के द्वारा वायु को पीछे की ओर ढकेला जाता है। इसके बाद बनता है वात छिद्र, जो इसी से रिलेटेड है, ब्लो होल्स इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार जल के द्वारा प्रहार किया जा रहा है और इस प्रकार से एक कंदरा या गुफा का निर्माण हो गया है। जल जो है इस तरह से जा रहा है भीतरी भागों में और वायु को पीछे की ओर ढकेल रहा है। तो हवाओं के द्वारा भी प्रेशर का कार्य हो, प्रेशर जो बनता है, तब गुफा की जो छत है उसको वायु जो है वो तोड़कर बाहर की ओर इस प्रकार से निकल जाती है। इसको कहा जाता है ब्लो होल, जिससे वायु जो है वो बाहर की ओर निकलती है। इसके बाद बनता है तटीय जो, कोस्टल जियो जिसको कहते हैं, जहां पर हमने गुफा का निर्माण देखा था। तो इसके ऊपर जो है, गुफा के ऊपर जो है वो छत भी इस प्रकार से बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो इरोजनल वर्क होता है जल के द्वारा, चाहे अब घर्षण हो
चाहे बाय सॉल्यूशन हो, जिसके भी द्वारा धीरे धीरे जब ये छत जो है वो कमजोर हो जाती है तो छत जो है वो ध्वस्त हो जाती है। तो इस तरह से कैविटी या इस तरह से जो जियो है या छोटी खाड़ी है उसका निर्माण हो जाता है। इसको क्रीक भी कहा जाता है या इनलेट भी कहा जाता है। इस स्कॉटलैंड में ऐसे छोटे छोटे जो जियो हैं वो बहुत से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है तटीय मेहराब, कोस्टल आर्क जिसे कहा जाता है। कंदरा या गुफा की जो ऊपरी छत होती है, ये कंदरा वाला हिस्सा है, ये उसका छत वाला हिस्सा है, ये कहलाता है एक आर्च के समान। ये उल्टे यू अक्षर के समान जो है वो दिखाई देता है। निचले भाग पर तो कंदरा का निर्माण हो गया, लेकिन ऊपरी भाग जो है वो कटाव की क्रिया से या अपरदन की क्रिया से वंचित रह गया, तो इस प्रकार उसके ऊपर ये उल्टे यू शेप के रूप में दिखाई दे रहा है। ये कहलाता है कोस्टल आर्क या तटीय मेहराब। इसके बाद आता है लघु निवेशिका। सागरी तट के किनारे इस प्रकार से कठोर शैलों के और कोमल शैलों के इस प्रकार से स्तर देखे जाते हैं। ये कठोर शैलें हैं और यहाँ पर आप देखते हैं ये कोमल शैलें हैं। तो कोमल और कठोर शैलों में सबसे पहले जो कटाव की क्रिया होगी वो कोमल शैलों पर ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से कटाव का कार्य होता है और ये इस तरह से अंडाकार रूप में कट जाता है। इसको लघु निवेशिका कहा जाता है और अपनी जगह पर इस प्रकार से कठोर शैलें जो है वो बची रह जाती है। इसके बाद आता है सागरी स्तंभ। इससे पहले हम लोगों ने जो कंदरा का डायग्राम देखा था, इस प्रकार से ये कंदरा वाला हिस्सा है, इसके ऊपर ये मेहराब या आर्क बना हुआ है। कभी ऐसा होता है कि आर्क जो है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाए। देखिए यहाँ पर इसी को क्लियर देखिए कि उसके ऊपर कभी इस तरह से मेहराब रहा होगा या छत रही होगी और ये पूरी जब ध्वस्त हो जाती है तो ये भाग जो है सागर की ओर खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसको स्टैक या सागरी स्तंभ कहते हैं। इसके बाद आता है तरंग घर्षित वेदी, वेव कट प्लेटफॉर्म। सागरीय जल तटीय भृगु के, ये भृगु है या इसको क्लिफ कहा जा रहा है, इसके निचले वाले भाग में निरंतर कटाव का कार्य होता जा रहा है। सागरी लहरों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर लाए जा रहे थे, इसकी तली को घिसने का भी काम किया जा रहा है। तो ये तली जो है ये प्लेटफॉर्म के समान जो है वो बन जाती है एक समतल, या इस भाग पर जब लहरें वापस लौटनी है तो कुछ मोटे कणों को, जो डिस्ट्रक्टिव पवन लहरें हैं, वो इस प्रकार से लेकर के चलती हैं तो कुछ इनके भाग पर जमा कर देती हैं। इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म का निर्माण हो जाता है। चूंकि यहाँ पर घर्षण की क्रिया जो है वो ज्यादा हुई है तरंगों के द्वारा, लहरों के द्वारा, इसलिए इसको तरंग घर्षित वेदी कहा जाता है। इसके बाद होता है अपतटीय सोपान। सागरी जल कभी कभी अपने तट के समानांतर इस प्रकार से, तट के दोनों ओर देखिए इस प्रकार से समानांतर लगातार कटाव का कार्य जो है वो इस तरह से करते जाता है। तो जैसे वेदिका या सीढ़ी का निर्माण होता है ना, उस तरह से इसका तट जो है वो सीढ़ी नुमा बन जाता है। इसको अपतटीय सोपान कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर इस प्रकार के अपतटीय सोपान जो है वो अधिक मिलते हैं। अब ये अपर्दनात्मक कार्य हो चुका और उससे मटेरियल्स जो हैं वो मिल चुके, जितने उसके मलबे थे, कंकड़ पत्थर रेत के जो मलबे थे,
वो सागर को मिल सके। अब इन्हीं समुद्री लहरों, धाराओं और तरंगों के माध्यम से इन सभी मलबों का जो जमाव है वो कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मलबों का जमाव है या रेत, कंकड़, पत्थर का जमाव है, उसमें सबसे पहले आकृति में हम देखते हैं पुलिन, या इसको बीज कहा जाता है। ये स्थलखंड है, स्थलखंड, और ये जो है वो सागरीय भाग है। इन सागरीय लहरों, तरंगों, धाराओं के द्वारा जो रेत, कंकड़, पत्थर जो है वो जमा किए जाते हैं, जो स्थलखंड से लगे हुए रहते हैं, इसको पुलीन या बीज कहा जाता है। और जनरली जो बीज होते हैं इस प्रकार से चंद्राकार होते हैं। दूसरी जो आकृति है वो रोध और रोधिका, बैरियर एंड बार्स। सागरीय लहरों, धाराओं के द्वारा बजरी और बालू के निक्षेप से कटकों को जो बनते हैं उन्हें रोध और रोधिका कहते हैं। रोध और रोधिका दो अलग चीजें हैं। बन कैसे रहे हैं? एक ही मेथड से बन रहे हैं। जो पदार्थ, अपरदित पदार्थ है, उनका जमाव जो है वो होना है, और दोनों इस प्रकार से जमाव जो है उसको ही रोध और रोधिका कह रहे हैं। लेकिन रोध के ऊपर जो है वो जल दिखाई देता है, लेकिन रोधिका जो है वो जल में डूबी रहती है। तो सागर तट से देखिए इस प्रकार से जो ये तटीय भाग है, ये स्थल भाग है, और ये सागरीय भाग है। इन भागों से जो अपरदित पदार्थ है लहरों के द्वारा तट के समानांतर ही इस प्रकार से उसके जमाव का कार्य जो है वो किया गया है। इसको कहा जाता है अपतट रोधिका या ऑफशोर बार। इसके अलावा बनती है आकृति, इसमें एक और आकृति है स्पिट। स्पिट को हम देख लेंगे। जो स्थल भाग है, बैरियर या बार का जो एक सिरा है स्थल भाग से जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा जो है वो इस प्रकार से देखिए, ये सिरा स्थल से जुड़ा है और ये सिरा जो है वो सागर की ओर निकला हुआ है। तो इस प्रकार की जो रोध है वो स्पिट कहलाती है। स्पिट देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्थल भाग है वो सागर को जीभ निकालकर चिढ़ा रहा है। देन नेक्स्ट आकृति बनती है हुक। लहरों और धाराओं के प्रभाव से जब स्पिट का अगला भाग जो है, फिर से चूंकि स्पिट में हमने देखा स्थल भाग से ये जल की भाग की ओर इस प्रकार से निकला हुआ, यही जो स्पिट है, विपरीत धाराएं जब यहाँ पर काम करने लगती हैं, बड़ी प्रबल हो जाती हैं, तो यही स्पिट जो है आगे की ओर क्या हो जाता है, स्थल भाग की ओर इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो ये कहलाता है हुक। जिस प्रकार हम कपड़ों में हुक लगाते हैं उसी तरह का ये हुक जो शेप जो है वो दिखाई देता है। और एक हुक में कई हुक की जब रचना हो जाती है तो ये कहलाता है मिश्रित हुक। यही क्रिया देखिए कभी कभी विरोधी धाराओं के द्वारा, जो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक द्वीप है, द्वीप के चारों ओर इस प्रकार से ये लूप जो है वो बनते चले जा रहे हैं, छल्ले जो बनते चले जा रहे हैं। तो हुक का तट की ओर इतना अधिक विकास हो जाता है कि प्रायः ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ये कहलाता है लूप। यहाँ पर जल जो है वो
पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर भी ये भाग जो है इस प्रकार से मिल जाता है, तो हुक जो है वो लूप में सागर का जल यहाँ पर पैक हो जाता है। तो एक छोटे लैगून या झील का निर्माण होता है, इसको हम स्मरण रखेंगे लैगून को। और जैसे ये द्वीप है तो द्वीप के इस तरह से निर्माण होता है लूप का, छल्ले का। तो इसकी आकृति जो देखिए आप, हम अंगूठी पहनते हैं, छल्ला पहनते हैं, उसके अनुसार से दिखाई देती है। इसको हम लूप या छल्ला कहते हैं या छल्लेदार रोधिका कहते हैं। इसके बाद आती है संयोजक रोधिका, जिसको कनेक्टिंग बार कहते हैं। ये स्थल भाग है। स्थल भाग में आप देखेंगे जो भाग समुद्र की ओर निकले हुए हैं, इन भागों में, दोनों अग्र भागों में इस तरह से बार का निर्माण हो गया है। ये स्थल भाग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस बार के द्वारा क्या हो जा रहे हैं, कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसको कनेक्टिंग बार कहा जा रहा है। और इसके अंदर देखिए, इस कनेक्टिंग बार के बनने के कारण समुद्र का जल यहाँ पर जमा हो जाता है, रह जाता है, तो छोटे झील की स्थापना हो जाती है। इसको लैगून कहा जाता है। इसी में एक और आकृति आप देखिए, जब बार का निर्माण, ये स्थल भाग है, उसके शीर्ष से लगा हुआ बार जो है इस प्रकार से दोनों ओर निकला हुआ रहता है, तो विंग या पंख, पंखे के समान वो दिखाई देता है। इसको विंड बार कहा जाता है। इसके बाद बनती है एक आकृति जिसको हम टोम्बोलो कहते हैं। टोम्बोलो का निर्माण इस प्रकार होता है। ये स्थल भाग है, महाद्वीप है, और ये छोटे आइलैंड है, समुद्र में स्थित है। इन दोनों के बीच जब रोधिका का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है, तो महाद्वीप का जो संपर्क है इस रोधिका के द्वारा आइलैंड से हो जाता है। इसको कहा जाता है टोम्बोलो। इसके पश्चात आता है लवण दलदल, या जिसको साल्ट मार्शेस कहा जाता है। तो किसी अपतट रोधिका और तट के बीच स्पीड से बने जो लैगून है, हमने लैगून के विषय में पढ़ा था इससे पहले, जो यहाँ पर बना हुआ है, देखिए ये लैगून बना हुआ है इस तरह से। कनेक्टिंग बार के समय में भी या अपतट रोधिका जो है वो बढ़ जाती है। तो लैगून जब बन जाता है, तो लैगून में पाए जाने वाला जो जल है समुद्री जल है। हम सभी जानते हैं कि समुद्री जल जो है वो खारा होता है, उसमें साल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा अधिक होती है। और जब जल जो है वो थोड़ा वाष्पीकृत हो जाता है, तो नीचे नमक की सतह जो है वो दिखाई देने लगती है। चूंकि उसमें कुछ जल की मात्रा रहती है, इसलिए वो दलदल जैसा क्षेत्र बन जाता है। नमक की अधिकता के कारण इसको लवण दलदल कहा जाता है। इसके बाद बनती है पोल्डर भूमि, या इसको पोल्डर लैंड कहा जाता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार जब आता है, तो उसके बीच, मतलब उसके साथ बारीक सिल्ट से बनी जो दलदल भूमि है उसका निर्माण हो जाता है। इधर देखिए बारीक सिल्ट जो है वो बिछा हुआ है इन भागों में, और इस प्रकार से इनके बीच बीच में देखिए इस तरह से जल की उपस्थिति भी बताई जा रही है, जो ब्लू कलर से है इस प्रकार से। तो जल और बारीक सिल्ट का यहाँ पर दलदल भूमि या पंख मैदान जो है वो तैयार होता है। ब्रिटेन में इसको स्पर्ड और नीदरलैंड में इसको पोल्डर भूमि कहा जाता है। आज के वीडियो में कोस्टल लैंडस्केप का हमने अध्ययन किया है। इस अध्याय से संबंधित यदि किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बहुत प्रयास करूंगी आपके सही आंसर देने का। थैंक यू।